हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय गुप्ता है एंड आई एम MPPSC 2020 रैंक 1। मैं आई एम करेंटली पोस्टेड एज DSP इन मध्य प्रदेश ओनली इन सतना डिस्ट्रिक्ट। सो मैं MPPSC की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बात करूँगा। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स जो है काफ़ी ट्रिकी पार्ट है MPPSC की प्रिपरेशन का, इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होता है वो हमेशा प्रीलिम्स में ही होता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनको एनालाइज करें, उनको देखें कि कौन से टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से में से नहीं आ रहे हैं। और अगर आप साथ में UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे भी हिंट ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो MPPSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप स्टैंडर्ड बुक्स वही रेफ़र कर सकते हैं जो आप UPSC के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, है ना, एट्सेट्रा। यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो आप थोड़ा सा ऐसी बुक रेफ़र करें जिसमें फैक्चुअल डिटेल्स भी हों आपके पास। जैसे आप हिस्ट्री, एंशिएंट या मीडियवल हिस्ट्री के लिए, इन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी लूसेंट आप रेफ़र कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर साइंस के लिए भी आप लूसेंट रेफ़र कर सकते हैं। तो और ज्योग्राफी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप दृष्टि की बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। जो भी या फिर जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लास्ट ईयर के प्रीलिम के जो पेपर हैं MPPSC के, उनका एनालिसिस करिए आप कम से कम 10 साल के। फिर आप ट्रेंड देखिए किस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक में से नहीं आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इकोनॉमी की बात करें तो UPSC में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी में से, बट MPPSC में बहुत वेटेज नहीं है इकोनॉमी के, तो आप उसको कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, है ना। तो आपका प्रीलिम्स के लिए मेन स्ट्रेटजी आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का एनालिसिस प्लस आपके जो टेस्ट पेपर्स हैं। बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो टेस्ट पेपर्स अपनी देती हैं, और अच्छी चीज़ ये है प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट पेपर लगाने में कि कोई भी टेस्ट पेपर होता है ना वो आराम से आधे घंटे में सॉल्व हो जाता है। अगर आप UPSC की से इसका कंपेरिजन करेंगे तो लगभग 2 घंटे हमारे लग जाते हैं पेपर अटैम्प्ट करने में, लेकिन यहाँ पे आप आराम से इनफैक्ट 20-25 मिनट में भी आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और फिर उसका एनालिसिस भी आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसके पेपर्स लगाएं और हो सके तो सब्जेक्ट वाइज लगाएं। फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कमीशंस आते हैं कुछ MPPSC प्रीलिम्स में, या फिर कुछ MP पॉलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना, या फिर अदर भी जैसे IT के कुछ टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं, या फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो भी ट्रेंड है तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें वो टॉपिक, फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर लगाएं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, फिर अकॉर्डिंगली आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बाकी सब टॉपिक्स में, बाकी सारे प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें चलेगी। बट फोकस यही करना है कि हम रिलेवेंट पढ़ें, फालतू का ना पढ़ें। काफ़ी बार प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर्स में ऐसा होता है कोचिंग्स के कि उनमें बहुत सारे फालतू के टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उनमें न जाते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कॉमन हैं, जो सिलेबस में दी हुई हैं और जो लगातार पूछी जा रही हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करें। स्ट्रेटेजिकली हम सही रहें। स्ट्रेटजी हमारी बेसिक यही है कि जो रिलेवेंट है वही पढ़ा जाए और उसके नोट्स बना के पढ़ा जाए, हो सके तो टॉपिक वाइज नोट्स बना के पढ़ा जाए तो और भी अच्छा रहेगा। अब बात आती है मेंस की। तो मेंस में आप जो क्वेश्चन पेपर्स का जो पैटर्न रहता है वो आमतौर पे ऐसा रहता है कि काफ़ी कुछ सिमिलर है UPSC से, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो थोड़ा कम है, उतना एनालिसिस नहीं रहता है अगर हम कंपैरिजन करें इसका UPSC से। तो हमारे पास इसमें जो वैल्यू एडिशन करने का जो चांस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वैल्यू एडिशन करें इनके आंसर्स में। तो उसके लिए आप कुछ सोर्सेज जैसे कि MP इकोनॉमिक सर्वे है ना, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। उसका डेटा जो है अपने आंसर्स में यूज़ किया जा सकता है। आप सबसे पहले सिलेबस की अच्छे से स्टडी करिए, जितने भी सिलेबस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन सबको बिल्कुल एड वर्बेटम, बिल्कुल आप उनको उसकी हर शब्द की आप अच्छे से स्टडी करिए। उन पे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, अच्छे से कवर करिए, और फिर उसके बाद आप उस पर कंटेंट तैयार करिए वैल्यू एडिशन के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ फैक्ट्स आपको मिल गए इकोनॉमिक सर्वे से या कहीं से भी। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ का टॉपिक तैयार कर रहे हैं, हेल्थ का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 2 में, तो आप वो टॉपिक, आपने बेसिक थ्योरी उसकी पढ़ी, किसी भी सोर्स से जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, आप इंटरनेट भी रेफर कर सकते हैं ऐसे टॉपिक्स के लिए।
फिर उसके बाद आप उस पर फैक्ट्स कुछ डालिए, फैक्ट्स जैसे कि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के फैक्ट्स डाल सकते हैं, आप कंपैरिजन बता सकते हैं कि हाँ ठीक है देखिए एमपी की स्थिति NFHS 4 के मुकाबले NFHS 5 जो है उसमें इतनी इंप्रूव हुई है। हो सके तो उसका छोटा सा साइड में अगर उसका चार्ट अगर अपन बना सकें तो वो भी अपन बना सकते हैं। एमपी में एक ये इश्यू भी है कि यहाँ पे स्पेस काफ़ी लिमिटेड रहता है यहाँ पे आंसर्स लिखने के लिए, पर्टिकुलरली जो 5 मार्कर्स जो हैं, जो नया जो पैटर्न चेंज हुआ है 2020 से, तो वहाँ पे क्या है कि 5 मार्कर्स लिखने के लिए हार्डली आपको 10 लाइन मिलेंगी। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें आपका मतलब काफ़ी कम स्पेस उनमें भी रहता है। तो आप कोशिश करें कि जो स्पेस जो है उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, साइड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल, फॉर एग्जांपल चार्ट बना दी हमने, या फिर कोई बॉक्स बना के कुछ इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है उसके बारे में वो लिख दी, कुछ पाई ग्राफ बना दिया, कुछ भी जो आप बना सके। कोशिश करें कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा रहे। और जो 12 मार्कर्स जो है उनमें कोशिश करिए कि थोड़ा सा और कुछ 2-3 इस तरह की चीज़ें बन सकें, तो वो क्या है अट्रैक्ट करती हैं एग्जामिनर को अपनी तरफ। और 3 मार्कर्स जो है पर्टिकुलरली उनमें एक बेसिक स्ट्रेटेजी ये यूज़ की जा सकती है कि आप उसको 1 to 3 पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिए, बजाय उसको पैराग्राफ में लिखने की बजाय जो 4 या 5 लाइन दी रहती हैं उनमें आप जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के फॉर्म में आप कोई भी आंसर लिखिए। तो उससे क्या ज़्यादा उसमें नंबर्स मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। सिमिलर स्ट्रेटजी आप 5 मार्कर्स में भी फॉलो कर सकते हैं कि आप उसमें कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दीजिए। जब एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ ठीक है इसने इस 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट दिए हैं या 10 पॉइंट दिए हैं, 8 पॉइंट दिए हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा अच्छा मार्किंग करें। तो ये फॉलो किया जा सकता है। वैल्यू एडिशन का मैंने बता ही दिया। और जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ की बात है तो ठीक है, आप कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मैं ऑलरेडी सर्विंग हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकूं। लेकिन मैंने इतना किया था कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस का मैंने एक ड्राफ्ट बना के तैयार कर लिया था, कि ड्राफ्ट एक बना के मैंने कोशिश की थी कि इनका अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं इसकी ऐसे ऐसे करके लिखूंगा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे डील करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे डील करूंगा, मोटा मोटा इसमें पॉइंट ये रहेंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है जहाँ पे आप पूरा आंसर बिल्कुल लिखने की बजाय आप उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क आप तैयार कर सकते हैं कि हाँ लेकिन वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मुझे इस तरीके से इसमें ये वाली चीज़ें लिखनी है, मुझे मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा, मेरा इंट्रोडक्शन ये रहेगा, या फिर मेरा इसमें ये वाली फ्लो चार्ट बनाऊंगा मैं। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की अगर अपन बात करें तो 3 मार्क्स में कोई स्कोप नहीं है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का। इवन 5 मार्क्स में भी आप जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको सीधे हिट करिए आप। हाँ अगर हो सके तो मतलब 1 लाइन का अपन दे सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी है उसमें, तो बाकी बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप होता नहीं है। लेकिन 12 मार्कर्स के जो क्वेश्चन है उसमें आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन भी दें, उनको कंक्लूजन भी दें, उसमें कम से कम कोशिश करें कि उसकी 4-5 स्ट्रक्चरिंग जो आंसर जो होती है कि अपनी 4-5 हेडिंग जो है कम से कम आंसर में वो एग्जामिनर को दिखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हेडिंग्स उसको एग्जामिनर को दिखेंगी, फिर उसके अंदर जितने सब पॉइंट्स दिखेंगे उतनी अच्छी मार्किंग होने की संभावना रहती है। तो कोशिश करें कि एग्जाम जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसको जितने सब पार्ट्स में हम तोड़ सकें, जितना उसको स्ट्रक्चर कर सकें, उतने अच्छे हमारे मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, भले ही उसके मार्क्स कम, उसका वेटेज ऑटोमेटिकली बहुत कम है, 175 मार्क्स का ही है मेंस के कंपैरिजन में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू में मार्क्स ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ आप मेंस में एक पेपर में बहुत अच्छा पढ़ के भी आप मुश्किल से 10 मार्क्स का एडिशन ला सकते हैं, या आपका पेपर एवरेज भी चला गया तो हो सकता है आपके 5 या 10 मार्क का ही आपको लॉस हो। लेकिन इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें प्लस या माइनस होता है तो उसमें मार्क्स का मार्जिन हो सकता है आपका 30 मार्क्स या 40 मार्क्स भी आपके प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो इंटरव्यू की बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियर होकर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये किया जाना चाहिए कि आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे आप मेंस का के बाद जब आप सबमिट करते हैं तो उसको बहुत सावधानी से आप भरें। हो सके तो कोई सीनियर हो आपका या फिर कोई एक्सपीरियंस जो बंदा हो उससे आप उसकी रिकमेंडेशन ले लें थोड़ा सा भरने से पहले। उसमें कोई ऐसी चीज़ ना बने जिसको आपको बाद में फेस करना प्रॉब्लमेटिक हो जाए, पर्टिकुलरली हॉबीज़ वाला पार्ट जो होता है, तो आप देख समझ के भरें उनको। फिर जो भी आपने भरा है, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है या जो भी वो है आपकी डिटेल्स हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। आपकी प्रोफाइल जो है
डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं अपन, तो वो आपकी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। उसका हर एक छोटा से छोटा एस्पेक्ट, उसको आप कैसे तैयार करें, सबसे पहले तो आप खुद एनालिसिस करें कि ये चीज़, जैसे मेरा नाम है या फिर मेरा एड्रेस है या फिर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए मुरैना से बिलोंग करता हूँ, तो मुरैना की सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि ठीक है मैं क्या समस्या है मुरैना की। ठीक है, रिवाइंस मुरैना की एक समस्या है, डकैती एक समस्या रही है मुरैना की, लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या है मुरैना की, या फिर गन कल्चर वहाँ पे एक दूसरी समस्या है मुरैना की। तो इस तरह से आप अपने होम टाउन के बारे में या जहाँ पे आपने काम कर रहे हैं उस जॉब की क्या समस्याएं हैं, या क्या हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर जगह में हमें मान लीजिए पोस्टिंग कर दी जाए हमारी एज अ डिप्टी कलेक्टर या एज अ डीएसपी, तो हमारी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर चीज़ को अप्रोच करेंगे, किस समस्या को अप्रोच करेंगे, या हम क्या वहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकेंगे इन समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप पहले खुद तैयार करें, उसके बाद उनका आंसर देने का आप प्रयास करें। आंसर भी आप यहाँ पे भी आप कोशिश करें कि आप पॉइंट वाइज उनका आंसर तैयार करें। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप रिवाइंस की समस्या से डील करने के लिए क्या करेंगे, तो आपके 1 2 3 ये 3 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में कि पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, है ना। तो ये आपके आंसर्स में, बोर्ड में भी जब आप आंसर दें तो ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए बात। ये चीज़ अगर आप हो सके तो इन सब चीज़ों के आप नोट्स भी बनाएं, उनको रिवाइज करें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंटरव्यू के आंसर देने के कंटेंट की, लेकिन कंटेंट से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में वो होता है प्रेजेंटेशन आपका। अल्टीमेटली इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी आपकी आप कैसे इंप्रूव करेंगे, रातों रात तो नहीं इंप्रूव होती है। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो आंसर्स प्रिपेयर किए हैं उनको आप बोल के देखें, मिरर के सामने बोल के देखें, फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये समस्या है, आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है आपकी बातों में, या फिर आप कुछ पॉइंट या फिर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना आंसर नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको तभी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। ये जो प्राइमरी जो तैयारी है ये करने के बाद आप मॉक इंटरव्यूज दें। तो मॉक इंटरव्यूज प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है मैं मानता हूँ। और मॉक इंटरव्यू जितने ज़्यादा हो सकें, जितनी डाइवर्स जगह पे हो सकें उतनी डाइवर्स जगह पे आप दीजिए। और उन्होंने जो फीडबैक दिया है उस पर बहुत सिंसियरली आप उस पर काम करिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मैंने मान लीजिए लगभग 7 जगह पे मॉक इंटरव्यू दिया था। मेरे पास बहुत कम टाइम अवेलेबल था, बट फिर भी मैंने कोशिश किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे मॉक इंटरव्यू दूँ। मेरे जो कलीग जो थे, इनफैक्ट जो मैं वर्किंग था जब, तो उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप भी प्लीज़ मेरा मॉक इंटरव्यू लीजिए। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। तो उस फीडबैक पे मैंने काम किया, है ना। तो इस तरह से आप भी मॉक इंटरव्यू का जो फीडबैक होता है उस पर बहुत अच्छे से आप उस पर फीडबैक पे काम करें, बहुत सिंसियर होकर काम करें और एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाएं। अल्टीमेटली इट्स ए टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आप नहीं भी आपसे बने एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। आपके पास फैक्चुअल डिटेल्स भी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए जो आपसे संबंधित जो चीज़ें हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों एक्सपेक्टेशन बोर्ड की ये रहती है कि आपके पास अच्छी नॉलेज होगी उन सब चीज़ों की। टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें चल रही हैं आजकल, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्वेश्चन आजकल किसी से भी पूछा जा सकता है। तो आप ये सोचें कि नहीं मैं तो बीए बैकग्राउंड का हूँ, मुझसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पूछा जाएगा। नहीं, ये जो कंटेम्प्रेरी जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं देश के सामने या प्रदेश के सामने, उनसे डील करने के लिए आपको हर चीज़ की इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़े बहुत फॉरेन अफेयर्स जो हैं, थोड़े बहुत जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जो हैं, इनफैक्ट आपके ग्रेजुएशन के बारे में भी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उन सब चीज़ों की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उनको प्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। और डेफिनेटली आप प्रीलिम्स में भी बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट करें, मेंस में भी जैसे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करके देखे लास्ट ईयर के, आप वो करें। इंटरव्यू में भी आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कि आप बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखें कि वो किस तरह से पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने उस क्वेश्चन को डील कैसे किया, उनकी अप्रोच क्या थी उस क्वेश्चन को डील करने के लिए। क्या वो बहुत नेगेटिव होकर उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे? नहीं, आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो
जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, इवन बहुत सारी समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई, उनको एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन हमारी अप्रोच जो होती है ना, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स की, इवन एक ब्यूरोक्रेट की भी जो अप्रोच होनी चाहिए बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। तो ये पॉजिटिव अप्रोच ये हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर समस्या का एनालिसिस हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी की सारी फैक्चुअल डिटेल्स भी प्लस एनालिसिस भी, ये सारी की सारी चीज़ें हम ये बताती हैं कि हम कितने इन्फॉर्म्ड हैं जो चीज़ें हम कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयार करिए। इंटरव्यू को बिल्कुल भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट मेंस जैसे ही आपका खत्म हो आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट डे से आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, हो सके तो फिटनेस पे ध्यान देखिए, क्योंकि फिटनेस भी आपकी कहीं ना कहीं इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होती है। ओवरऑल इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी फिटनेस, आप कैसी, आपकी चेहरे पे कितना मतलब वो दिख रहा है उस टाइम पे कि हाँ ही इज़ एक्चुअली विलिंग टू वर्क। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस जो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज़ किया है। जैसे मैं लैपटॉप पे काफ़ी कुछ मैंने इस लैपटॉप का यूज़ किया था। अपने मोबाइल पे भी जो ऐप्स होती हैं जैसे एवरनोट ऐप या फिर सिंपल गूगल कीप नोट्स, तो उनका मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आंसर को आप इसमें जो अपना जो आप नोट्स वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे हो उनको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो, आप टॉपिक वाइज मेंटेन कर सकते हो, आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो उसको आप तुरंत उसमें स्टोर कर सकते हो। तो काफ़ी बार जो हम चलते फिरते जो पढ़ सकते हैं ना, जैसे मैं जॉब में था तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमेशा मेरे पास पेन पेपर नहीं होता था। फॉर एग्जांपल मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो मेरे पास पेन पेपर नहीं है उस टाइम पे, तो मैं कोशिश करता था कि मोबाइल से पढ़ूँ उस टाइम पे। तो मोबाइल से मान लीजिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो न्यूज़पेपर में मुझे 4 अच्छी चीज़ें दिखी वहाँ पे जो मैं नोट करना चाहता हूँ, तो मैं उन ऐप्स के नोट्स के जरिए मैं नोट कर लेता था। बाद में आके मैं उसको हार्ड कॉपी में अपने लैपटॉप में मैं उसको ट्रांसफर कर लेता था उसको, तो उससे मेरे टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता था। और मैं कोशिश करता था कि हमेशा टॉपिक वाइज ये चीज़ें प्रिपेयर करूँ। तो आप अगर एक नोटबुक, मोटी नोटबुक यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप उसको नोटबुक को 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करिए। वो 5-6 पार्ट्स हो सकता है एक आपकी जॉब से रिलेटेड हो, एक आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, एक आपकी बाकी एकेडमिक से रिलेटेड हो, तो उनमें सब पार्ट्स में डिवाइड करके आप अपनी नोटबुक को फिर अकॉर्डिंगली उसमें आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। सिमिलरली वो चीज़ नोट्स में भी यूज़ की जा सकती है, लैपटॉप में भी आप उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या रिविजन करने में बहुत फायदा मिलेगा। कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स होना चाहिए, कोई भी एक चीज़ आप एक से ज़्यादा सोर्स से न पढ़ें। दूसरा हो सके तो सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, कोशिश करें कि फेसबुक वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह पे मिनिमल यूज़ हो उनका, और जहाँ तक हो सके पढ़ाई के लिए, कोलैबोरेशन के लिए ही यूज़ हो उनका। बस यही है। बाकी मैं थैंक यू करना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक को, जिन्होंने कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।